हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे YouTube चैनल नर्चर योर डेस्टिनेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मुद्रास्फीति, उसको देखेंगे। मुद्रास्फीति में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। तो मुद्रास्फीति में सबसे पहली चीज़ जो है परिभाषा पूछी जाती है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि मुद्रास्फीति होती क्या है। दूसरी चीज़ क्या इसमें पूछी जाती है कि मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है वो ये है कि मुद्रास्फीति को मापा कैसे जाता है। चौथा क्वेश्चन जो इससे बनता है कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, इस तरीके के 4 क्वेश्चन जो मेजर बनते हैं और उनसे कई प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं फैक्चुअल टाइप के। ठीक है, तो हम लोग जो है हर एक टॉपिक पे जो है इसको पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और इसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति होती क्या है। मुद्रास्फीति को में जो है सिंपल 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है वस्तुओं की कीमत, दूसरा होता है मुद्रा का मूल्य। कीमत और दूसरा मूल्य। कीमत किसकी? वस्तुओं की, और मूल्य जो है मुद्रा का। पीसीएस वगैरह में इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, मेंस वगैरह में, कि मुद्रास्फीति होती क्या है, उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सिंपल से आपको ये बताना है कि मुद्रास्फीति जो है सतत रूप में वस्तुओं की कीमत में होने वाली वृद्धि एवं एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत मुद्रा के मूल्य में होने वाले गिरावट को कहते हैं। सिंपल सा एकदम आपको बता देना है। वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है और मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो जा रही है। एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, आज हम लोग जैसे, और इसके लिए क्या करते हैं, एक बेस ईयर बना देते हैं। मान लीजिए इस समय जो है 2012 में अगर हम कोई दाल, जैसे दाल खरीदने गए तो 100 रुपये में 1 किलो खरीदे, लेकिन आज अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो 110 रुपये में खरीद रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वस्तुओं की कीमत जो है 2012 के कंपैरिजन में बढ़ गई है और जो है मुद्रा का मूल्य जो है वो घट गया। मतलब जो चीज़ हम पहले 100 रुपये में पा रहे थे वो हम 110 रुपये में पा रहे हैं। तो वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है और मुद्रा का मूल्य जो है वह कम हो गया है। इसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। इसको एक बेस ईयर के आधार के रूप में मापा जाता है कि 2000, जैसे 10 साल पहले मुद्रा की वस्तु की कीमत क्या थी और 10 साल बाद वस्तु की कीमत क्या है, उसके आधार पर मुद्रास्फीति को मापा जाता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है या घटी है। ठीक है, घटी तो नहीं है, बढ़ी है, जाहिर सी बात है। तो सिंपल सा हमारा एक अगर उसमें ऑप्शन में आ जाता है कि मुद्रास्फीति होती क्या है। ऑप्शन ए कीमतों में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में गिरावट, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। कीमतों में वृद्धि, वस्तुओं के और मुद्रा के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि इसको प्रभावित कौन कौन करते हैं, किस आधार पर मुद्रास्फीति बढ़ती है या घटती है, यह हमें जानना है। तो मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, एक मांग जनित और दूसरा लागत जनित। आखिर वस्तुओं की कीमतों में ही तो वृद्धि हो रही है, तो किस वजह से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जा रही है, यह हमें जानना है कि किस वजह से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है और किस वजह से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो या तो मांग के कारण बढ़ेगी या तो वस्तुओं की लागत में जो है वृद्धि हो जा रही है, इस वजह से जो है मुद्रास्फीति बढ़ जा रही है। तो अब देखते हैं लागत जनित में क्या क्या है। मुद्रास्फीति को समझने के लिए सिंपल एक कॉन्सेप्ट रखना है, डिमांड एवं सप्लाई। डिमांड और सप्लाई मतलब मांग कितनी ज्यादा है और सप्लाई कैसी है, मतलब पूर्ति किस प्रकार की हो पा रही है। जिस हिसाब से मांग है उसके हिसाब से पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, इसी के आधार पर मुद्रास्फीति जो है नियंत्रित होती है, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मांग अभी ज्यादा है और पूर्ति क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। जैसे दाल ही है, मान लीजिए 10 लोग दाल को खरीदना चाह रहे हैं, 10 किलो दाल है 8 किलो ही, अब सप्लाई उसकी कम है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से लोग जो है ज़्यादा पैसा देके खरीदना चाहेंगे, भैया हमें दे दो हमें दे दो। तो क्या होगा, दाल की कीमत जो है ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगी। तो सिंपल से ये बात है कि सप्लाई अगर कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इसी को याद रखेंगे, इसी के आधार पे जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहाँ रुपयों की सप्लाई ज़्यादा हो जा रही है तो वहाँ रुपये का मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहाँ रुपयों की सप्लाई कम हो जा रही है वहाँ रुपये का मूल्य बढ़ जाएगा। इसी आधार पे जो है मौद्रिक और राजकोषीय नीति के आधार पर इसको नियंत्रित करते हैं। आगे भी हम लोग देखेंगे इसको। तो 2 प्रकार के हो गए, एक मांग जनित और लागत जनित। तो लागत जनित में क्या क्या आता है, पहला क्या हुआ, जैसे मजदूरों की जो मजदूरी होती है अगर उसमें वृद्धि हो जाए,
जैसे 10 एक एक रुपए में वो एक पेंसिल बना रहे थे, ठीक है, जितने मजदूर थे 1 रुपए में एक एक पेंसिल बना रहे थे, तो 10 पेंसिल बनाए 10 रुपए में। अब मजदूरों ने कहा नहीं हम लेंगे जो है आपका 1 रुपया लेंगे या 2 रुपए लेंगे पर पेंसिल के हिसाब से, लेकिन प्रोडक्शन हम 10 ही करेंगे। मजदूरी में तो वृद्धि हो रही है लेकिन प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो है वो लागत तो बढ़ गई आपकी, तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब मजदूरी में वृद्धि होगी तो आपको क्या होगा, वस्तुओं की लागत भी बढ़ जाएगी। जो पेंसिल हम लोग 10 रुपए में 10 तो बना रहे थे, अब 20 रुपए में 10 बना रहे हैं, तो आपका क्या हो गया, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, तो मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा चीज है। दूसरा क्या है जी, जैसे अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो गई। अभी जैसे कोई सामान हम लोग लेने गए, साबुन वगैरह, पहले उस पर जीएसटी नहीं था, आज मान लीजिए उस पर 5% जीएसटी हो गया, तो क्या हो गया, वस्तु की कीमत बढ़ गई। जितने भी अप्रत्यक्ष कर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाएगा, तो वस्तु का जब मूल्य बढ़ जाएगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। तो लागत हमारी बढ़ गई। जीएसटी जो क्या किस पे लगता है, जीएसटी जो जीएसटी वगैरह लगता है वस्तुओं पे लगता है, वस्तुओं की लागत पे लगता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि में भी करों में वृद्धि से भी आपकी जो है मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। तीसरी चीज क्या है, प्रशासित मूल्य। अब प्रशासित मूल्य कैसे है, जैसे पेट्रोल डीजल इस समय कौन नियंत्रण कर रहा है, सरकार कर रहा है। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है तो जो सामान लाने में जो ट्रक वगैरह सामान ला रहे हैं उनका कन्वेंस बढ़ जाएगा, जब कन्वेंस भाड़ा बढ़ जाएगा तो वस्तुओं की कीमत भी बढ़ जाएगी, इस वजह से मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। अगर प्रशासित मूल्य वही है, जैसे आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर बढ़ जा रहा है, सरकार जो है जो गेहूँ जो 2 साल पहले ले रही थी उसको जैसे 2000 रुपये में 2015 में ले रही थी गेहूँ जो, और 2017 में उसको 2020 या 2050 रुपये कर दिए, तो क्या हो गया, उसका मूल्य जो है बढ़ गया। जब उसका मूल्य बढ़ जाएगा तो जो है मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, वस्तु का मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो प्रशासित मूल्यों में जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया या पेट्रोल की कीमतों में अगर वृद्धि हो जा रही है तो आपका जो है मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हुई तो आपका जो सामान लाना है उसके कन्वेंस में वृद्धि हो जाएगी, जब कन्वेंस में वृद्धि हो जाएगी तो उसकी लागत में वृद्धि हो जाएगी, लागत में वृद्धि होगी तो वस्तुओं में वृद्धि हो जाएगी, और जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो आपकी मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। सिंपल सा है। चौथी चीज क्या है कि जो संरचनात्मक ढांचा होता है, संरचनात्मक ढांचा मतलब जैसे आप संरचनात्मक ढांचे में आपको जैसे बिजली हो गया, सड़क हो गया, सड़क खराब है आपकी, अब जो चीज़ें हमें आधे घंटे में लानी थी सड़क खराब होने की वजह से हम 45 मिनट में ला रहे हैं, तो हमारा तो लागत भी बढ़ गया, पेट्रोल भी खर्चा हुआ, कन्वेंस भी बढ़ गया। तो जब ये सब सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी तो हमारी लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी तो वस्तु का मूल्य भी बढ़ जाएगा। बिजली आज 2 रुपये में है, संरचनात्मक में वो भी आता है, बिजली 2 रुपये में पहले हम ले रहे थे, बिजली को अगर हम 4 रुपये में लेने लगे तो भी हमारा कंपनी को रन करने में जो पैसा लगेगा वो ज़्यादा लग जाएगा, तो हमारी लागत भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। पहला आपका क्या हो गया, मजदूरी में वृद्धि हो जा रहा है, मतलब और भी चीज़ें फैक्टर जो है काम करते हैं, मेनली आपको याद रखना है जिस वजह से लागत में वृद्धि हो रही है उसी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो आपका पहला तो हो गया ये क्या नाम है, मजदूरी में वृद्धि हो गई, या तो अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो गई, संरचनात्मक परिवर्तन के कारण वृद्धि हो गई, और चौथा आपका क्या हो गया, एक और उसमें होता है जैसे आपका कभी कभी जैसे होता है मौसम में खराबी आ जाती है, तो जो प्रोडक्शन होना रहता है वो उस हिसाब से हो नहीं पाता, जैसे सूखा पड़ गया या तो बाढ़ आ गया, तो जो प्रोडक्शन गेहूं या अनाज का होना था उस हिसाब से हुआ नहीं, और हुआ नहीं तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, लागत जो है वो बढ़ जाएगी। जो चीज़ें हमारी कम रुपए में, जैसे अब हमें आटा बनाना है, अब जैसे उसमें क्या हुआ कि जो गेहूं हम ले रहे थे आटे के लिए पहले हम 5 रुपये में ले रहे थे, अब बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो अब हमें जो है उसी गेहूं को 7 रुपये में लेना पड़ा। तो 7 रुपये में जब हम गेहूं को लेंगे तो हमारी जो है कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ जाएगी, तो जब कॉस्ट हमारी ज़्यादा पड़ गई तो जो है वस्तु का मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, यदि प्रकृति में कोई विनाशकारी परिवर्तन आ जाता है जैसे सूखा या बाढ़ के कारण, ठीक है, तो 5 चीज़ें इसमें हो गई। पहला आपका क्या है, मजदूरी में वृद्धि हो गई, दूसरा आपका अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो गया, तीसरा प्रशासित मूल्यों में वृद्धि हो गया, चौथा आपका संरचनात्मक हो गया, और 5वां आपका ये जो है प्रकृति में अगर कोई परिवर्तन आ जाता है जैसे सूखा या बाढ़ हो गया, उसकी वजह से हमारी लागत बढ़ जाती है, तो उसको भी मुद्रास्फीति में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ये लागत जनित है। मांग में क्या होता है,
पहला तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। आज 10 लोग थे, कल 20 लोग हो गए, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन हो नहीं पाया। अगर जनसंख्या में वृद्धि होने के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो मांग तो बढ़ी। पहले 10 लोग जो है 10 किलो दाल की मांग कर रहे थे, या 20 लोग दाल की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही। सिंपल सी बात है, डिमांड एवं सप्लाई याद रखिएगा। सप्लाई कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाएगी तो वस्तुओं के मूल्य में भी वृद्धि हो जाएगी। तो आपका या तो जनसंख्या में वृद्धि हो गया। दूसरा, काला धन। अब काला धन लोगों के पास आ गया, वो क्या करना चालू किए, निवेश करना चालू किए, जमाखोरी करना चालू किए, वस्तु अनाजों को अपने पास रखना चालू किए। तो जो मार्केट में था वो सप्लाई जो है उनका कम हो गया। जब कम हो जाएगा तो वही जो मैंने बताया, जब सप्लाई कम हो गया, डिमांड अभी भी उसी तरह बनी हुई है, और जब डिमांड बनी रहेगी तो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो मांग जनित में आपका क्या, दूसरा क्या आ गया, काला धन की वजह से यदि लोग वस्तुओं की जमाखोरी करने लगते हैं, जैसे 10 लोग हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा आ गया तो ज़मीन खरीदने लगे, या वस्तु जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको इन्वेस्ट करके अपने पास रखने लगे, मार्केट में उसकी जो है वो कमी हो जाएगी। तो इसकी वजह से भी मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाती है। तीसरा क्या है, सरकारी व्यय में वृद्धि। अब सरकार क्या करती है, कभी कभी घाटे का बजट लाती है, मतलब खूब ज़्यादा उसमें सब्सिडी वगैरह दी रहती है, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। वो अपना जो है व्यय तो खूब कर रही है, सब्सिडी खूब दे रही है। जैसे 1991 में क्या हो गया था, सरकार ने बहुत से लोग लुभावने वादे लोगों को देने चालू कर दिए, लेकिन उस हिसाब से जो है अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाया, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाया, सूखा वगैरह भी पड़ गया। तो क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमी पूरी तरीके से बैठ गई थी। इसको जब हम लोग 1991 जितने भी जो नीतियाँ वगैरह लाई गई हैं औद्योगिक नीतियाँ, तो उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अगर सरकार बहुत ज़्यादा व्यय में वृद्धि कर रही है, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है। अभी क्या कर रही है सरकार, जैसे बहुत से गरीबों को अनाज वगैरह दे रही है, उनको अनाज तो दे रही है, लेकिन अभी हमारे जैसे गेहूं का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब उसकी सप्लाई उस हिसाब से रहेगी नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मांग उसकी बढ़ जाएगी। मांग बढ़ जाएगी तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। या तो सरकार बहुत ज़्यादा जो है व्यय में गेहूं वगैरह सब गरीबों को दे दे, और आम जनता के लिए कुछ बचे ही ना, तो भी सप्लाई जो है कम हो जाएगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारे हमारे मांग जनित मुद्रास्फीति में आते हैं। अब ये तो उसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब मुद्रास्फीति को मापा किस तरीके से जाए कि भैया ये मुद्रास्फीति तुम्हारी आज इतनी थी उतनी थी, किस प्रकार से मापा जाए। तो इसलिए 2 सूचकांकों का प्रयोग होता है, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दूसरा थोक मूल्य सूचकांक। इसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, आप देखिएगा 10-20 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक है। तो पहले थोक मूल्य सूचकांक को समझ लेते हैं, उसके बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को समझ लेते हैं। पहली जो चीज है थोक मूल्य सूचकांक में क्या होता है, थोक में जो है उत्पादक के स्तर पे जो है मुद्रास्फीति को मापा जाता है। मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं कंपनियां वगैरह जो है रहते हैं, उनके आधार पे जो है मुद्रास्फीति को मापा जाता है कि उनको किसी वस्तु का प्रोडक्शन करने में कितना पैसा लग रहा है, 10 साल पहले कितना लग रहा था, 10 साल बाद कितना लग रहा है, तो उस हिसाब से जो है मुद्रास्फीति को मापा जाता है, ठीक है। पहली चीज ये है कि इसको जो है उत्पादक स्तर पे मापा जाता है। रीजन क्या है उत्पादक स्तर पे मापने का, क्योंकि जितने भी कारखाने वगैरह हैं वो वस्तुओं को थोक मूल्य में लेते हैं। जैसे कि आपको कोई अगर काम आटा ही बनाना है, या कोई भी कंपनी है आपको तेल वगैरह बनाना है, तो आप सरसों 1 किलो 2 किलो के हिसाब से नहीं लेंगे, आप थोक मूल्य पे गए, लेके आए, अपना प्रोडक्शन किए। आपको थोक मूल्य पे जो 5 साल पहले कॉस्ट लग रही थी और 5 साल बाद जो कॉस्ट लग रही है, उसी के हिसाब से जो है थोक मूल्य सूचकांक का मापन किया जाता है। और उसी के हिसाब से मुद्रास्फीति देखी जाती है कि 5 साल पहले इनको 1 टन तेल बनाने में कितना पैसा लग रहा था, और 5 साल बाद इनको 1 टन तेल बनाने में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज इसको क्या होगा कि जो उत्पादक होते हैं वो थोक मूल्य पर वस्तुओं को लेते हैं, इसलिए इसको उत्पादक स्तर पर मापा जाता है। तीसरी चीज इसमें क्या है, इसमें जो आखिर थोक क्या किस आधार पर थोक मूल्य सूचकांक को मापेंगे, तो एक बास्केट होता है, मतलब एक टोकरी लिए, उसमें इस समय जो है 600 लगभग 700 के करीब जो है वस्तुएं शामिल हैं। उनका देखते हैं कि 5 साल पहले उन सारे वस्तुओं की कीमत क्या थी, क्योंकि हर वस्तु का तो नाम माप नहीं पाएंगे, तो एक औसत मापते हैं कि 5 साल पहले इन सारी वस्तुओं की कीमत क्या थी और 5 साल
बाद इन वस्तुओं की कीमत क्या है। तो उसमें इसके बास्केट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है वो हम लोग जान लेते हैं। पहला तो विनिर्मित वस्तुएं, ठीक है। दूसरा हमारा है प्राथमिक वस्तुएं, और तीसरा क्या है, ईंधन, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक में क्या क्या हमारा शामिल है, प्राथमिक वस्तु शामिल है, विनिर्मित वस्तुएं शामिल है, और ईंधन वगैरह, ईंधन एवं विद्युत शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे पूछ सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा जो है वेटेज किसको दिया गया है। तो थोक मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा वेटेज जो है विनिर्मित वस्तुओं को दिया गया है। विनिर्मित वस्तुएं कैसे, जैसे हमारा जूता वगैरह, जो भी हमारे मतलब हम यूज करते हैं, कपड़ा वगैरह, जूता वगैरह, और जो आटा पैकेट वगैरह आ गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। दूसरे नंबर पे किसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, तो प्राथमिक वस्तुओं को दूसरे नंबर पे वेटेज दिया गया है। ईंधन एवं जो विद्युत है उसको तीसरे नंबर पे वेटेज दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि थोक मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा वेटेज का मतलब सबसे ज्यादा वस्तुएं कौन सी शामिल है। तो सबसे ज्यादा विनिर्मित वस्तु शामिल है, 102 के करीब प्राथमिक वस्तुएं शामिल हैं, और 29 या 17 या 18 के करीब नंबर मुझे नहीं याद है, ईंधन एवं विद्युत शामिल है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही दूसरा हमारा बन सकता है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, तो विनिर्मित वस्तुओं को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है थोक मूल्य सूचकांक में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे पूछी जाती है, तो इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार विभाग कार्यालय जो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूजन इसमें हमेशा रहता है कि आखिर थोक मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है, और जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय होता है वो जारी करता है, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और इसका बेस ईयर क्या है, हर एक चीज का बेस ईयर बनाया गया है। जैसे इसका बेस ईयर पहले 2004-5 था, अब जो है इसका बेस ईयर 2011-12 है। तो इसका जो बेस ईयर है 2011-12, मतलब 2011-12 पे थोक वस्तुओं का मूल्य क्या था और आज वस्तुओं का मूल्य क्या है, इसके आधार पर जो है उसको मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो मान लीजिए आपका जो है 2011-12 में जो वस्तुओं का मूल्य 5 रुपये था, और आज जो है वस्तुओं का मूल्य 7 रुपये है, तो 7/5 डिवाइड कर दीजिएगा, जो 100 से गुणा कर दीजिएगा, उसी के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से जो है मुद्रास्फीति हमारी आ जाती है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, ठीक है। तो तीन चार क्वेश्चन इससे बनते हैं थोक मूल्य सूचकांक से। पहला, इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी कौन करता है, आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि इसका आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष 2011-12 है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें जो है कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो सबसे ज्यादा इसमें वेटेज विनिर्मित वस्तुओं को दिया गया है, दूसरे स्थान पर प्राथमिक वस्तुओं को दिया गया है, और तीसरे स्थान पर ईंधन को दिया गया है। चौथा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि WPI में जो है सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, WPI जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक में मेन अंतर पूछेगा तो यही है कि उसमें जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल किया गया है, थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है उपभोक्ता के स्तर पर उसका मुद्रास्फीति का माप करता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक जो है आपका उत्पादक के स्तर पर जो है मुद्रास्फीति का माप करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और इसका जो आधार वर्ष है वो क्या है, 2011-12। ये जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे उसको हम लोगों ने देख लिए हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि क्या इसको पहले जो है इसको साप्ताहिक स्तर पर जारी किया जाता था, लेकिन 2010 से इसको जो है मासिक स्तर पर जारी किया जाता है, मासिक स्तर पर। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन बन गए, एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बेस ईयर जो है 2011-12 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है, मासिक आधार पर जारी किया जाता है, विनिर्मित वस्तुओं को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, और उत्पादक के स्तर पर जो है मुद्रास्फीति की माप करता है। ठीक है, खत्म कीजिए इसको। अब हमारे क्या आता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, जो
उपभोक्ता के स्तर पर रहन सहन में जो कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, उसके रहन सहन में जो भी कीमतें परिवर्तित हो रही हैं, आज जो 10 रुपये की चीज़ें ले रहा था कल को 12 रुपये की ले रहा है, तो उसी कीमत स्तर में परिवर्तन को क्या करते हैं, मापते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। उपभोक्ता के स्तर पर उसके रहन सहन में जो कीमतों में परिवर्तन होता है, उसी के आधार पर इसको मापा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो दिया गया है वो खाद्य वस्तुओं को दिया गया है। इसको भी मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें सीमाएं सम्मिलित होती हैं। जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि इसमें 4 सूचकांक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो है 4 सूचकांक है। पहला कौन सा है, औद्योगिक श्रमिक, दूसरा कृषि श्रमिक, तीसरा ग्रामीण श्रमिक, चौथा ग्रामीण, शहरी और संयुक्त। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता है कि इसको कौन कौन जारी करता है, तो ऊपर के जो 3 हैं, औद्योगिक, चूंकि ये श्रमिकों से रिलेटेड है, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक, इन तीनों को कौन जारी करता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो। याद रखिएगा, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक सूचकांक और ग्रामीण श्रमिक सूचकांक जो है कौन जारी करता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो। और जो ग्रामीण, शहरी और संयुक्त वाला है, इसको कौन जारी करता है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसको संकलित करता है और जारी करता है, CSO। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि इन तीनों को, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4 सूचकांक है आपका, औद्योगिक श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, इन चारों को जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा, औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक को जो सूचकांक है उसको आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का श्रम ब्यूरो जारी करता है, जबकि ग्रामीण, शहरी और संयुक्त को आपको जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये है कि इन सबके बेस ईयर क्या है, इसका आधार वर्ष क्या है। तो औद्योगिक श्रमिक का जो आधार वर्ष है वो 2016 है, कृषि श्रमिक और ग्रामीण श्रमिक का 1986-87 है, और जो ग्रामीण एवं शहरी का है इसका 2012 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका बेस ईयर क्या क्या है। तो औद्योगिक श्रमिक का जो बेस ईयर है वो, औद्योगिक श्रमिक सूचकांक का जो बेस ईयर है वो 2016 है। कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक का जो सूचकांक है वो 1986-87 है, और जो आपका ग्रामीण, शहरी और संयुक्त है उसका जो बेस ईयर 2012 है। फिर से याद कर लीजिए, औद्योगिक श्रमिक सूचकांक का जो बेस ईयर है वो 2016 है, कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक का जो बेस ईयर है वो 1986-87 है, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त का जो बेस ईयर है वो 2012 है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का भी जो बेस ईयर है वो 2012 है। ठीक है, बेस ईयर यूज कहाँ होता है, मेनली बस कि आज जो महंगाई, आज जो वस्तुओं का मूल्य है 4 साल बाद उन वस्तुओं का क्या मूल्य है, उसी के आधार पर जो है महंगाई मापी जाती है। तो इसीलिए एक बेस ईयर बना दिया जाता है कि भैया आज 5 रुपये में हम खरीद रहे थे, 4 साल बाद इसको कितने में खरीदेंगे, उस हिसाब से जो हम लोग महंगाई को माप लेंगे। अच्छा, इनका यूज क्या है, औद्योगिक श्रमिक का, कृषि श्रमिक का, ग्रामीण श्रमिक का और ग्रामीण, शहरी, संयुक्त का। मेनली औद्योगिक श्रमिक सूचकांक के आधार पर मापा जाता है कि कितनी जो है महंगाई बढ़ गई है। उसी हिसाब से जो भी वो होते हैं, उद्योगों में नियोजित होते हैं जो भी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी रहते हैं, उनका महंगाई भत्ता जो है इसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और कृषि, ग्रामीण का भी जो मजदूर उसमें लगाए जाते हैं, जो कृषि श्रमिक है और ग्रामीण श्रमिक है, उनकी मजदूरी का भी निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है कि भैया इससे नीचे इनको मजदूरी नहीं देनी है। महंगाई के हिसाब से इनका मजदूरी बढ़ाई जाती है। ठीक है, हर वर्ष दर जैसे जैसे ईयर आता, मतलब देखा जाता है कि किस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उसी हिसाब से इनकी मजदूरी बढ़ा दी जाती है। और ग्रामीण, शहरी, संयुक्त का जो सूचकांक होता है उसके आधार पर देखा जाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितनी महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से को नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार से थोक मूल्य सूचकांक जो होता है उसका उपयोग ये होता है कि निवेश करना है कि नहीं, कंपनी में भी कितना, मतलब अगर हम निवेश कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा हमारा वस्तुओं को प्रोड्यूस करने में लागत लग रहा है, ये सब मापने के लिए हम लोग थोक मूल्य सूचकांक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर जो है हम लोग सारी चीज़ें मापते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर जो हम लोग मुद्रास्फीति को मापते हैं। नेक्स्ट इसमें चीज़ क्या पूछती है कि आखिर इसको
कंट्रोल कैसे किया जाए मुद्रास्फीति को, ठीक है। तो मुद्रास्फीति दो तरीके से कंट्रोल होगी, एक मौद्रिक नीति द्वारा, दूसरा आपका राजकोषीय नीति द्वारा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि कितना मतलब, क्योंकि बड़ी चीजें हैं तो इसको थोड़ा सा समझना में आसान होगा, एक ही बार में देख लेंगे तो थोड़ा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देख लेंगे कि मुद्रास्फीति को आखिर कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू।